दोस्तों, विद्यार्थी कैंपस में आपका स्वागत है। आज हम लघु उत्तरीय प्रश्न बोले तो 2 नंबर के सवाल आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे जो 2022 के एग्जाम में आने की उम्मीद लगाई जा सकती है। बोले तो प्रबल संभावना है, ऐसे सवाल हर बार पूछते हैं तो हम ये परहेजी करवाते हैं। तो बेहद ही प्यारा सवाल है प्यारे, बताना जरा कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, ठीक ना, और इस दृष्टि दोष को कैसे संशोधित किया जा सकता है। मतलब पूछा है कि दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष क्या है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। 2 नंबर का सवाल आएगा प्यारे। तो इसको सिंपल तरीके सिंपल ढंग से कैसे लिखोगे ये सुनो। स्टार्ट करना, ऐसे दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई पड़ती है परंतु नजदीक की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है, ऐसे उत्पन्न दृष्टि दोष को दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। पहला एक सवाल था जो बन गया बाबू। फिर सवाल पूछा है इस दृष्टि दोष को कैसे संशोधित किया जा सकता है। तो एक बार अगर आप छोड़ देना फिर यहां से लिखना, इस दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है, ठीक ना, किया जाता है। तो बाबू इस दृष्टि दोष में होता है क्या है जी कि आपका रेटिना के बाद मेरा प्रतिबिंब बनता है, रेटिना के बाहर चला जाता है। या तो लेंस जो आपका आंख में अभी नेत्र लेंस जो उत्तल लेंस लगा हुआ है ना, ये पतला हो जाता है जिसके कारण फोकस बढ़ जाता है, या तो ये भी होता है कि आपका नेत्र गोलक जो है छोटा हो जाता है। तो इसके कारण आपके नजदीक के वस्तुएं तो धुंधली दिखाई देगी, मतलब कटकुट कर दिए, साफ नहीं दिखाई देगी, और दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देगी। ऐसे उत्पन्न दृष्टि दोष को दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं और इसको संशोधित करने के लिए, ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो बस इतना ही लिख देना प्यारे, स्क्रीनशॉट ले लो यार। और तो प्यारे अगला बहुत ही आसान और जबरदस्त सवाल ये है कि जब बताना प्यारे कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं जी। और कह रहा है कि कांच के प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचे। ये 2 नंबर के आएगा बाबू, ठीक ना। तो इसमें पहला सवाल है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो अपवर्तन के परिभाषा दे देना बाबू। और कह रहा है कि कांच के प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचना है। तो लिखोगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ मतलब रास्ता से विचलित हो जाती है, इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। मतलब प्यारे जब एक माध्यम से प्रकाश, मान लीजिए अभिलंब है, जब इस माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका पथ तो ही था लेकिन अपने रास्ता से विचलित हो गया, अपने रास्ता से देखो भटक गया, और इस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम तो अपना रास्ता भटक जाता है तो इसी को अपवर्तन की घटना कहते हैं। और कह रहा है कि कांच के प्रिज्म में अपवर्तन होता है तो उसका हमें चिन्ह आरेख खींचना है, फोटो बनाना है प्यारे। तो क्या करोगे, कांच के प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, यहाँ एक प्रिज्म पार देना है और यहाँ पर एक मतलब अभिलंब मतलब एक आपतित किरण भेज देना है और इस पर एक अभिलंब ड्रॉ खींच देना और फिर ये अपवर्तित किरण हो जाएगी और इधर निर्गत किरण हो जाएगी। इस प्रकार आपको प्रिज्म से किरण आरेख बना देना है कि कैसे प्रकाश जाती है और कैसे निर्गत हो जाती है। तो यहाँ ये 2 नंबर के सवाल में बस इतना लिखना है प्यारे। हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो प्यारे अगला सवाल बताना जरा कि एमीटर और वोल्टमीटर, जानते हैं एमीटर विद्युत धारा और वोल्टमीटर वोल्टेज को मापता है जी, विभवांतर को। एमीटर और वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ के साथ क्रमशः श्रेणी, एमीटर को श्रेणी में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है ना। एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। आप यहां से ऑब्जेक्टिव भी आता है कि एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में। और यहां पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न हम पूछ रहे हैं आपसे कि ऐसा क्यों किया जाता है ना सवाल मजेदार। और ये एग्जाम में आता है प्यारे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना। एमीटर, अब हम इसका सोल्यूशन देते हैं। एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में इसलिए लगाते हैं
एमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में इसलिए लगाते हैं ताकि रे संपूर्ण धारा इससे होकर जाए। आप जानते हैं विद्युत धारा, संपूर्ण धारा इससे होकर जाएगा तभी ना माप पाएगा बाबू, और हम विद्युत धारा का मान माप सके, इसलिए श्रेणी क्रम में लेकर ऐड करते हैं ताकि ये सारे विद्युत धारा को माप सके। वहीं देखा जाए वोल्ट मीटर की, तो एक पैराग्राफ तो छोड़ देना प्यारे और लिखना, वोल्ट मीटर परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापता है। जब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापता है, दो बिंदुओं के बीच, बिंदु ए बिंदु बी, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। वोल्ट मीटर परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है ना, अतः इसे उन बिंदुओं के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया हुआ है। वही एमीटर के देखे तो विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में ऐड किया गया है। इस सवाल को इस प्रकार लिख देना प्यारे, बेहद ही आसान तरीके से हमने लिखाया है, और ऐसे ही लिखोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएंगे और आपको नंबर देंगे फुल में, फुल नंबर। 2 नंबर का सवाल रहेगा तो 2 नंबर, और 3 नंबर का रहेगा 3 नंबर आपको दे देंगे जी। तो इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिस प्रकार हम लिखें उसी प्रकार आपको एग्जाम में लिखना है प्यारे। अगला बहुत ही प्यारा सवाल प्यारे, जिससे आपको प्यार भी हो जाएगा। यह सवाल ये है कि बताना कि जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं। जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं, तो इसको कैसे लिखोगे प्यारे। जब ऐसे सवाल आवे ना तो 2-3 हानियां जब दिखलाना रहे तो ऐसे सवालों को पॉइंट वाइज बना देना, पॉइंट वाइज, ताकि अच्छा से एग्जामिनर को लगे आपको नंबर अच्छा देगा। ऐसे सवालों को पॉइंट वाइज बनाते चलना। तो लिखना कैसे, जीवाश्म ईंधन के निम्न हानियां हैं। निम्न मतलब नीचे जो लिखा गया है, निम्न मतलब निम्न लिखो चाहे निम्नलिखित लिखो, लिखना जीवाश्म ईंधन के निम्न हानियां हैं, यहां तक लिख देना और फिर अगला लाइन से स्टार्ट करना। ये पहला हानियां पॉइंट वाइज बना देना। यह ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। एग्जाम में भी पूछ देता है कि जीवाश्म ईंधन कैसा स्रोत है, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, तो बताना अनवीकरणीय स्रोत है। तो पहला हम इसमें हानियां ये बताएं कि यह अनवीकरणीय स्रोत है, मतलब एक बार आपके पृथ्वी पर से समाप्त हो गई तो दोबारा इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है जी। तो पहली हानियां तो ये हुई। दूसरी हानियां है जब ये जलते हैं, इसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड तथा अन्य विषैले गैस निकलते हैं। ठीक है, ये दूसरी हानियां हो गई। जब ये सारे विषैले गैस निकलते हैं तो अन्य जीवों के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होंगे जी, हानिकारक होते हैं। तो लिखिएगा, इनके गैस हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इस प्रकार ये 2 नंबर का सवाल आपको 2 के 2 नंबर मिलेगा प्यारे। तो ये इस प्रकार लिख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ठीक, ले लीजिए आप। अगला छोटा सा एवं प्यारा सा सवाल है प्यारे, जरा बताना। ये सवाल ये है कि बताना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त, मतलब सूर्य उदय और सूर्य डूबने के समय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ मतलब लाल बाबू, रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। सूर्य उगने और सूर्य डूबने समय लाल सूरज क्यों दिखाई देता है, कहे का मतलब ये हुआ। तो बाबू तुम जानते हो कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य पृथ्वी की क्षैतिज पर होता है। ये क्षैतिज रेखा है, मान लीजिए यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, ये क्षैतिज रेखा सामने क्षैतिज रेखा पर है। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य कहाँ पर आता है, हमारे क्षैतिज रेखा पे होता है। ठीक ना, क्षैतिज रेखा पर होता है। पृथ्वी से दूरी अधिक होने के कारण जब वो क्षैतिज रेखा पर होता है तो सूरज और पृथ्वी की दूरी ज्यादा होता है। पृथ्वी से दूरी अधिक होती है, सूरज का पृथ्वी से दूरी अधिक होने के कारण कम तरंग दैर्घ्य वाले रंग का परिकिरणन हो जाते हैं। जो रंग का तरंग दैर्घ्य कम है, जानते हो, बैजनी, पिनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, लाल, तो ये सारे 7 वर्णों से मिलकर मेरा श्वेत प्रकाश बनता है। तो वे यहाँ से तो श्वेत प्रकाश ही आते हैं प्यारे, यहाँ से श्वेत प्रकाश आते हैं, लेकिन अन्य 6 रंगों का परिकिरणन छोटे छोटे कण रहते हैं, इसी सारे छोटे कणों से टकराकर अन्य सारे रंगों छितरा जाते हैं। लेकिन हमारे
हमारे लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण ये हमारे नेत्र पर आसानी से हमारे नेत्र तक पहुंच जाते हैं। तो जो हमारे आंखों पे पहुंचेंगे उसी रंग का दिखाई देंगे। तो अधिक तरंग दैर्घ्य वाले लाल रंग हमारे नेत्र पर आसानी से पहुंच जाते हैं। वहीं अन्य सारे 6 वर्णों का परिकिरणन आसमान में ही हो जाते हैं, इसलिए वो हमारे नेत्र तक आसानी से पहुंच नहीं पाते हैं, अर्थात हमें सिर्फ लाल रंग दिखाई देते हैं। यह सूर्य उगने की बात हुई, लेकिन जब सूर्य होकर जब डूबने की बात आती है, अस्त होने की बात आती है, फिर पुनः क्षैतिज रेखा पे होती है इस तरफ, और फिर वही मामला सेट होता है कि पृथ्वी और इसकी दूरियां बढ़ जाती है, फिर लाल ही रंग सिर्फ पहुंच पाते हैं। इसलिए हमें सूर्य उगने और सूर्य डूबने समय सूर्य रक्ताभ बोले तो लाल दिखाई पड़ता है जी। तो आपको ये सवाल समझ में आया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम ये बेहतरीन सवाल करवा रहे हैं, हम आज ही एक वीडियो और अपलोड कर देंगे, और ऐसे मैं डेली 3 वीडियो डालेंगे, क्योंकि अब मात्र 5 दिन का फासला रह गया है प्यारे। तो आप इस वीडियो को देखिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप अपना पढ़ाई जारी रखिए। आपका जो अच्छा सा सवाल मैं लेकर आ रहा हूं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्यारे। जय हिंद।